हाय गाइस, दिस है आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है प्रेपोजिशंस के इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज इस वीडियो लेक्चर में हम सभी प्रेपोजिशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए उसके बेस को मजबूत बनाना पड़ता है, ठीक उसी तरह से आज इस वीडियो लेक्चर में आप प्रेपोजिशंस पे अपने बेसिक्स को मजबूत करेंगे। और फ्यूचर में जब मैं प्रेपोजिशंस के एक्सटेंसिव कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने कवर करूंगा तो धीरे धीरे प्रेपोजिशंस के यूसेज पे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। गाइस, मैं जानता हूं कि वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा है, लेंदी है। 1 घंटे से ज्यादा का समय आपको लगेगा इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने में और एक एक प्रेपोजिशन को समझने में। लेकिन यहां पर आपके पेशेंस की परीक्षा है। देखिए, आपके सामने सभी प्रेपोजिशंस आपकी स्क्रीन पे हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप ध्यान से एक एक प्रेपोजिशन के यूज को समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। शुरुआत करने से पहले देखिए, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं इनफैक्ट, और आपके सामने ब्रैकेट में प्रेपोजिशंस लिखे हुए हैं ऑप्शंस के तौर पे। आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन वहां पर फिट होगा। ऐसा हो सकता है कि यहां पर जो ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं प्रेपोजिशंस के, हो सकता है कि एक प्रेपोजिशन सही हो, या फिर 2 प्रेपोजिशन सही हो, या फिर तीनों प्रेपोजिशन वहां पर उस सेंटेंस में फिट हो सकते हो अलग अलग सेंस में। इस वीडियो लेक्चर के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन या कौन से ऑप्शंस सही हैं और कौन गलत हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक एक प्रेपोजिशन की। फ्रॉम, जिसे हम से के लिए यूज करते हैं। किसी वाक्य में जब से आता है तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसी जगह से, फ्रॉम सम प्लेस। एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखिए, मैं देहरादून से आ रहा हूं। देहरादून एक जगह है, वहां से। मैं देहरादून से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। वे पार्क से आए, दे केम फ्रॉम पार्क। हम उत्तराखंड से हैं, वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। इसी तरह से फ्रॉम का यूज किसी समय से के लिए भी किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम, कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया हो वहां से। एग्जाम्पल्स हैं, मैं कल से काम करूंगा। कल, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया, कल। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। राम 10 बजे से काम करेगा, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। मैं 10 से 5 बजे तक काम करता हूं, आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। इसी तरह से फ्रॉम का यूज किसी सोर्स से भी किया जाता है, किसी स्रोत से, फ्रॉम एनी सोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने राम से ये सुना। देखिए, किससे सुना? राम से। कौन है मेरा स्रोत जिससे मैंने इस बात को सुना? वो स्रोत है मेरा राम, वो सोर्स है मेरा राम। मैंने राम से ये सुना, आई हर्ड इट फ्रॉम राम। मैंने ये किताब से लिखा। कौन है मेरा सोर्स? किताब, बुक। आई रोट इट फ्रॉम द बुक। वो दुकान से खरीद रहा है। कहां से खरीद रहा है? दुकान से। कौन है उसका सोर्स? दुकान। ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। वो दुकान से ये खरीद रहा है। ऑफ, OFF, ऑफ। देखिए, किसी सतह से अलग होना। किससे? सतह से। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सतह से अलग होता है तो वहां पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ये बात उदाहरण के माध्यम से आप बेहतर समझ पाएंगे। अगर मैं कहूं कि पेन को टेबल से उठा लो, कहां से उठा लो? टेबल से। तो देखिए, जब पेन को उठाया जाएगा तो वो टेबल की सतह से अलग होगा। तो यहां पर से के लिए ऑफ का यूज किया जाना चाहिए। इसी तरह माना मैं कहूं कि बंदर पेड़ से कूदा, तो पेड़ से कूदा। जब वो पेड़ से कूदेगा तो बंदर पेड़ की सतह को छोड़ेगा। तो पेड़ से, यहां पर से के लिए ऑफ का यूज होना चाहिए। ये बात हम अभी उदाहरण के माध्यम से बेहतर समझ पाएंगे। फिलहाल देखिए, वाहन से उतरने को गेट ऑफ कहते हैं, यह हम सभी जानते हैं। और जब विमान एयरपोर्ट से उड़ता है तो उड़ते वक्त उसको टेक ऑफ कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वाहन से उतरते वक्त आप वाहन की सतह को छोड़ते हैं और एयरपोर्ट से उड़ते वक्त विमान एयरपोर्ट की सतह को छोड़ता है। यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, उदाहरण आपके सामने है। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। जब मैं मोबाइल को बिस्तर से उठाऊंगा तो वो बिस्तर एक सतह है, उस सतह को वो
छोड़ेगा। कौन छोड़ेगा? मोबाइल। तो ऑब्जेक्ट जब सतह को छोड़ता है और वहां पर से आता है किसी वाक्य में, तो ऑफ का प्रयोग किया जाना चाहिए, फ्रॉम का नहीं। क्योंकि हम अक्सर जानते हैं से के लिए फ्रॉम का यूज बड़ा कॉमन है, लेकिन यहां पर ऑफ का यूज करना सही ग्रामर है। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। बंदर पेड़ से कूदा। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूं। जब मैं धूल को हटाऊंगा तो धूल के पार्टिकल्स यानी धूल जो है वो स्क्रीन की सतह को छोड़ेगा। आई एम वाइपिंग ऑफ द स्क्रीन। इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। टेबल से कप हटा दो। कप को टेबल से हटा दो। तो देखिए जब कप को हटाया जाएगा तो टेबल की सतह को छोड़ेगा। मूव द कप ऑफ द टेबल। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। वो बस से उतर रहा है। ही इज गेटिंग ऑफ द बस। जब भी किसी वाक्य में निश्चित समय के साथ से लग करके आता है, जैसे 2 बजे से, 5 बजे से, 10 बजे से, या 2015 से, 2016 से, 2009 से, या सुबह से, दोपहर से, इस तरह से जब निश्चित समय के साथ से लग करके आता है तो किस तरह से सिंस का प्रयोग से के लिए किया जाना चाहिए। सुबह 2 बजे से तो हम कहेंगे सिंस 2 AM। दोपहर के 2 बजे से सिंस 2 PM। और केवल अगर हम कहें 2 बजे से सिंस 2 o'clock। 1998 से सिंस 1998। 2005 से सिंस 2005। 2009 से सिंस 2009। तो इसी तरह से अगर कोई भी साल हम कहें तो सिंस का प्रयोग किया जाएगा। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे, सिंस संडे। सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून और रात से सिंस नाइट। कल से सिंस यस्टरडे। परसों से बीता हुआ परसों, सिंस डे बिफोर यस्टरडे। अगर मैं कहूं बचपन से सिंस चाइल्डहुड, या सिंस बर्थ, जन्म से। सिंस दैट डे। सिंस दैट डे मतलब उस दिन से। सिंस माई डैड वॉज बॉर्न। तो देखिए कब से? जब मेरे पिताजी का जन्म हुआ था तब से। सिंस माई डैड वॉज बॉर्न। एग्जाम्पल देखिए, राम 4 बजे से घूम रहा है। घूम रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक एग्जाम्पल है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हमने इसके रिस्पेक्टिव वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझा है, इसलिए उसको हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। सेंटेंस को यहाँ पर सिंस के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। राम 4 बजे से घूम रहा है। राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4। सिंस 4 कह देने से क्लियर है कि 4 बजे से बात हो रही है। आप चाहें तो आप कह सकते हैं सिंस 4 o'clock। मैं सुबह से खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो कल से यहां है। शी हैज बीन हियर सिंस यस्टरडे। नेहा दोपहर से रो रही है। नेहा हैज बीन वीपिंग सिंस नून। मैं तब से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन। तब से के लिए सिंस देन। मम्मी 5 बजे से घर पर हैं। मॉम इज एट होम सिंस 5 o'clock। 5 बजे से। देखिए फॉर का प्रयोग सेंटेंसेस में किन किन सिचुएशंस में किया जाता है। सबसे पहले तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। दूसरा पर्पस के लिए जब ऐसा सेंस आए किसी सेंटेंस में। एक्सचेंज के लिए जब हम किसी के बदले कुछ एक्सचेंज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम की। अवधि के साथ किस तरह से का प्रयोग किया जाए और किस तरह से फॉर का यूज वहां पर होता है। फॉर 2 seconds 2 सेकंड से। फॉर 2 minutes 2 मिनट से। फॉर 2 hours 2 घंटे से। फॉर 2 days 2 दिन से। फॉर 2 weeks 2 हफ्ते से। फॉर 2 months 2 महीनों से। फॉर 2 years 2 सालों से। फॉर 2 centuries 2 सदियों से। फॉर अ लॉन्ग काफी देर से। फॉर अ while कुछ देर से। तो फॉर का मतलब क्या हो रहा है? से। कब से? किसी अवधि से। फॉर मैनी डेज कई दिनों से। फॉर मैनी आवर्स कई घंटों से। फॉर मैनी मंथ्स कई महीनों से। और फॉर मैनी ईयर्स कई सालों से। एग्जाम्पल आपके सामने है।
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिटेल में इस बारे में समझा है, फिर भी हम यहाँ पर इसे आपको उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से। मैं काफी देर से खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग, वो 10 मिनट से यहां थी। शी हैड बीन हियर फॉर 10 minutes। नेहा 2 दिन से कह रही है। नेहा हैज बीन सेइंग फॉर 2 days। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मेनी डेज। मम्मी कुछ देर से घर पर हैं। मॉम इज एट होम फॉर अ while, कुछ देर से, फॉर अ while। इसी तरह से फॉर का प्रयोग पर्पस के लिए किस तरह से किया जाता है। देखिए, कोई पर्पस, कोई उद्देश्य के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, मेरे लिए या अपने लिए, इस तरह के वाक्यों में प्रयोग होता है। कैसे? मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूं। आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी। वो पैसों के लिए यहां आया। किसके लिए आया? पैसों के लिए। पर्पस क्या है? पैसा। ही केम हियर फॉर मनी। उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। किसके लिए किया? तुम्हारे लिए किया। दैट बॉय डिड इट फॉर यू। इसी तरह से फॉर का यूज एक्सचेंज के लिए कैसे किया जाता है। देखिए, वाक्य में लिखा होगा में, या लिखा होगा के बदले, 2000 रुपए में, या 2000 रुपए के बदले में। अब देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मैंने 500 रुपए में अपना मोबाइल दिया। कितने में दिया? 500 रुपए में, यानी 500 रुपए के बदले। आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹500। उसने 5 रुपए में पेन खरीदा। ही बॉट अ पेन फॉर ₹5। पापा ने काम के बदले मुझे पैसे दिए। किसके बदले दिए? काम के बदले। पापा गेव मी मनी फॉर वर्क। काम के बदले मतलब फॉर वर्क। बाय का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है? 4 अलग अलग सिचुएशंस में। जब किसी वाक्य में द्वारा का सेंस हो, द्वारा का प्रयोग किया गया हो, से का प्रयोग किया गया हो, तक का प्रयोग हो, या बगल में का प्रयोग हो। सबसे पहले देखिए, बाय का प्रयोग द्वारा के लिए, यूज्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में बाय का यूज किया जाता है। यहां पर सिर्फ कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। सबसे पहले देखिए, मुझे किसी के द्वारा रोका गया। ये पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैं आपके सामने। आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। वी वर इन्फॉर्म्ड बाय मैनेजर। उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। ही वॉज स्कॉल्डेड बाय मॉम। तो इस तरह से बाय का यूज द्वारा के लिए पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में किया जाता है। बाय का प्रयोग से के लिए कब किया जाता है? से, टू ट्रेवल बाय सम व्हीकल, किसी वाहन से सफर करना। जैसे मैं कहूं बस से, बाय बस, ट्रेन से, बाय ट्रेन, ऑटो से, बाय ऑटो। इस तरह से जब किसी वाहन से हम कहते हैं तो बाय का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, मैंने बस से यात्रा की। आई ट्रेवल्ड बाय बस। वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है। ही इज कमिंग बाय नून फ्लाइट। मैं बाइक से जिम जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक। तो बाय का प्रयोग से के लिए जब किसी वाहन से की बात की गई हो। अब देखिए, बाय का प्रयोग तक के लिए, जब किसी वाक्य में तक आता है समय के साथ, तो बाय का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, मैं 4 बजे तक निकलूंगा। आई विल लीव बाय 4 o'clock। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूं। आई गो टू जिम बाय 7 PM। इसी तरह से देखिए, बाय का प्रयोग बगल में के सेंस में। जब भी किसी वाक्य में बगल में आता है, किसी के बगल में, जैसे राम के बगल में श्याम, सीता के बगल में गीता, बगल में, तो वहां पर बाय का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट टू, एडजेसेंट और बिसाइड, इन तीनों का प्रयोग बगल में के लिए किया जाता है। आज हम बाय का प्रयोग बगल में के लिए इस वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं। मैं उसके बगल में खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। उसके बगल में, बाय हिम। तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? हु इज सिटिंग बाय यू?
वो मेरे बगल में रहता है। He lives by my house, यानी वो मेरे घर के बगल में रहता है। Lives by my house। तो यहां पर by की जगह आप next to, adjacent और beside का प्रयोग कर सकते हैं। with, WITH, with का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है, ये बात हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। दो सिचुएशंस में, जब किसी वाक्य में से का सेंस आए, के द्वारा, या किसी वाक्य में के साथ का सेंस आए, तो विद का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे विद का प्रयोग से के लिए। किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना, परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग। किसी चीज को यूज करते हुए कुछ करना किस तरह से, देखिए उदाहरण आपके सामने है। मैंने चाकू से केक काटा। चाकू से आया, किससे काटा केक? चाकू से। चाकू का यूज करते हुए, चाकू का प्रयोग करते हुए मैंने केक काटा। आई कट द केक विद अ नाइफ। अमन नीले पेन से लिख रहा है। किससे लिख रहा है? नीले पेन से। नीले पेन का प्रयोग करते हुए। अमन इज राइटिंग विद ब्लू पेन। उसने पत्थर से चिड़िया को मारा। ही किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन। विद क्यों लगाया? पत्थर से, पत्थर का यूज करते हुए चिड़िया को मारा, इसलिए विद का प्रयोग किया। इसी तरह से विद का यूज तब भी किया जाता है जब के साथ की बात हो, किसी व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ, या किसी निराकार के साथ। निराकार मतलब एब्स्ट्रैक्ट। इसके बारे में हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं हमेशा राम के साथ हूं, किसी व्यक्ति के साथ। आई एम ऑलवेज विद राम। हम आपके साथ रहेंगे, वी विल बी विद यू। तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। किसके साथ? ईमानदारी के साथ। ईमानदारी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके बारे में आपने नाउन वीडियो लेक्चर में समझा था। यू लिव विद ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। इन, जब किसी वाक्य में का सेंस आए तो किस तरह से इन का प्रयोग किया जाता है, ये बात हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। विद टाइम, समय के साथ। विद प्लेसेस, जगह के साथ। इन और इनसाइड द ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं में या वस्तुओं के अंदर। एक के बाद एक हम इन्हें समझें। देखिए, इन में, समय के साथ। 2 साल में, जब किसी वाक्य में आता है 2 साल में, इन 2 years। 2 दिन में, इन 2 days। 2006 में, इन 2006। 2016 में, इन 2016। गर्मियों में, इन समर्स। सर्दियों में, इन विंटर्स। किसी महीने में बात करें, जनवरी में, इन जनवरी। मार्च में, इन मार्च। या इसी तरीके से अगर हम कहें सुबह, सुबह में या सुबह को, फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप बोलें कि सुबह को मैं पार्क में घूमता हूं या सुबह में मैं पार्क में घूमता हूं, या में या को कुछ भी ना लगाएं। सुबह को बोलेंगे इन द मॉर्निंग, दोपहर को बोलेंगे इन द आफ्टरनून, शाम को इन द इवनिंग, और रात के लिए आप यूज करते हैं इन द नाइट। हाँ, एक बात गौर करने वाली है कि रात के लिए आप एट का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन तब आप द नहीं लगाते, तब आप सीधे कहते हैं एट नाइट। तो या तो आप कह सकते हैं इन द नाइट, और आप ये कह सकते हैं एट नाइट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं जनवरी में पैदा हुआ। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। वो 2015 में घर आएगा। ही विल कम होम इन 2015। अयांश आधे घंटे में निकलेगा, समय के साथ आधे घंटे में। अयांश विल लीव इन हाफ एन आवर। इसी तरह से इन का प्रयोग कब प्लेसेस के साथ किया जाता है, जगहों के साथ। जब में आए, भारत में, इन इंडिया। देहरादून में, इन देहरादून। होटल में, इन होटल। पार्क में, इन पार्क। देखिए, आपके सामने स्क्रीन में लिखा है एक्सेप्ट स्मॉल प्लेसेस। छोटी जगहों के साथ इन की बजाय एट का प्रयोग अक्सर किया जाता है। जैसे घर में, एट होम। बस स्टैंड में, एट बस स्टैंड।
देखिए एट और इन का प्रयोग किस तरह से किया जाना है ये बात और बेहतर आप समझेंगे जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आप न्यूज देखते हैं, टेलीविजन में इंग्लिश मूवीज देखते हैं। जैसे जैसे फॉर्मेशंस आपके सामने आते जाएंगे आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि कहां पर एट का यूज करना है और कहां पर इन का। इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता हर बार, अक्सर अपवाद होते हैं। जैसे घर में तो एट होम हमने यूज किया क्योंकि होम के साथ एट का ही यूज किया जाता है, इन नहीं आप लगाते। बस स्टैंड में एट बस स्टैंड। एग्जाम्पल है, मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। मैं बैंक में काम करता हूं, आई वर्क इन अ बैंक। वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी इन अमेरिका। इसी तरह से इन का प्रयोग कब ऑब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। देखिए किसी ऑब्जेक्ट में या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट में बोला तो जैसे मान लीजिए मैं कहूं मोबाइल में, अब मोबाइल भी तो एक ऑब्जेक्ट है, मोबाइल में। और इसी तरह से जैसे मैं कहूं कि एलमिरा में, अलमारी में, तो एलमिरा में, एलमिरा एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है जो चारों तरफ से बंद है, उसके अंदर, तो इन द एलमिरा। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। उदाहरण देखिए, मैंने कंप्यूटर में फोटो देखी। कंप्यूटर के अंदर फोटो फिजिकल फॉर्म में रखी नहीं हुई है, लेकिन कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उसमें फोटो है, तो ऑब्जेक्ट में है, दैट्स इट। आप ये ना समझिए कि ऑब्जेक्ट के अंदर, कोई कंप्यूटर के अंदर फिजिकली कोई फोटो नहीं पड़ी हुई है जैसे आप देख रहे हैं। मैंने कंप्यूटर में फोटो देखी, आई सॉ द पिक इन कंप्यूटर। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है, दिस सॉन्ग इज इन योर मोबाइल। हमने ये किताब में पढ़ा। कहां पढ़ा? किताब में। किताब एक ऑब्जेक्ट है, उसमें पढ़ा। वी रेड इट इन द बुक। एट, एट, जिसे किस सेंस में यूज किया जाता है? जब किसी वाक्य में पर का सेंस हो, पर या में। किन किन सिचुएशंस में? विद पॉइंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय के साथ एट का प्रयोग। विद स्मॉल प्लेसेस, छोटे जगहों के साथ में एट का प्रयोग। विद नाइट और नून, नाइट के साथ या नून के साथ। वाइल टेलिंग द कॉस्ट, आप किसी वस्तु का मूल्य बताते हैं तब एट का प्रयोग किया जाता है। विद अ फेस्टिवल और इवेंट, किसी फेस्टिवल या किसी इवेंट के साथ किस तरह से एट का प्रयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले देखिए विद पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के साथ। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मैं 2 बजे पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock। एक निश्चित समय बताया, वहां पर एट का प्रयोग आपने किया। वो 10 बजे घर आएगा, ही विल कम होम एट 10 o'clock। अयांश अब 10 बजे सोता है, अयांश स्लीप्स एट 10 now। एक निश्चित समय की बात हुई है इन सभी एग्जाम्पल्स में। इसी तरह से देखिए विद स्मॉल प्लेसेस, छोटी जगह के साथ किस तरह से एट का प्रयोग किया जाता है। एट और इनके रिलेशन को आप समझिए। देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई लिव इन रोहिणी, रोहिणी एक जगह है दिल्ली में। मैंने कहा मैं रोहिणी में रहता हूं, आई लिव इन रोहिणी। फिर मैंने कहा मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। फिर मैंने कहा मैं इंडिया में रहता हूं, आई लिव इन इंडिया। अब मान लीजिए मैं किसी दूसरे शहर में हूं और मैं किसी को बता रहा हूं कि मैं रोहिणी में रहता हूं जो कि दिल्ली में है। तो जब मैं 2 जगहों की बात एक ही सेंटेंस में करूंगा तो बड़ी जगह कौन सी है? दिल्ली। वहां पर दिल्ली में एक छोटी सी जगह है रोहिणी। तो रोहिणी दिल्ली की अपेक्षा एक छोटी जगह है, इसलिए मैं रोहिणी के साथ एट का प्रयोग और दिल्ली के साथ यानी दिल्ली के साथ इन का प्रयोग करूंगा। देखिए कैसे, आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। और मान लीजिए मैं अमेरिका में हूं और मैं किसी को बता रहा हूं कि मैं इंडिया में रहता हूं, दिल्ली में रहता हूं मैं, तो मैं कहता हूं आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा दिल्ली के साथ इन का ही प्रयोग किया, एट का प्रयोग करने की जरूरत पड़ सकती है अगर मैं किसी ऐसे सेंटेंस में दिल्ली की बात कर रहा हूं जहां पर दिल्ली से भी बड़ी सिटी या बड़े प्लेस को मेंशन किया मैंने। वो एक होटल में रुका। देखिए होटल एक छोटा जगह है, ही स्टेड एट अ होटल, लेकिन यहां पर एक्सेप्शंस हैं। इन अ होटल भी कहा जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस स्टॉप पर खड़ा था, बस स्टॉप एक छोटी सी जगह है, ही वाज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। राहुल एक स्टोर में काम करता है, राहुल वर्क्स एट अ स्टोर। आप अगर कहेंगे राहुल वर्क्स इन अ स्टोर तो भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि स्टोर एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है और इन का प्रयोग किया जा सकता है। ये बात आपको इन वीडियो लेक्चर में समझाई जा चुकी है। अब देखिए विद नाइट और नून, रात व दोपहर के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। ये 2 वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ एट का प्रयोग किया जाता है। मैं दोपहर में घर पर था, आई वॉज एट होम एट नून। हम रात में पढ़ते हैं, वी स्टडी एट नाइट। वो रात में हॉस्पिटल गया,
ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट। इसी तरह से देखिए एट का प्रयोग कब किया जाता है? वाइल टेलिंग द कॉस्ट, मूल्य बताने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, यह फल 80 रुपए किलो बिक रहा है। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹80 पर केजी। मैं 60 रुपए किलो प्याज खरीद रहा हूं। 60 रुपए किलो, तो यहां पर मूल्य बता रहे हैं। आई एम बाइंग अनियन एट ₹60 पर केजी, तो यहां पर रेट बताया तो एट का प्रयोग किया। इसी तरह से किसी भी फेस्टिवल, त्योहार के साथ या किसी खास अवसर के साथ आप एट का प्रयोग करते हैं। मैं होली पर घर आऊंगा। होली में देखिए, होली में या दिवाली में, आई विल कम होम एट होली। पापा दिवाली में वहां जाएंगे। पापा विल गो देयर एट दिवाली। हम जन्मदिन पर आए थे। वी हैड कम एट बर्थडे। बर्थडे एक अवसर है, एक ओकेजन है, एक इवेंट है, और होली और दिवाली क्या है? फेस्टिवल्स हैं। तो फेस्टिवल्स के नाम के साथ एट का प्रयोग किसी अवसर या किसी ओकेजन के साथ, किसी इवेंट के साथ आप एट का प्रयोग करते हैं। ऑन, अपॉन और ऑन टू। देखिए, जब वाक्य में के ऊपर या पर का सेंस आता है तो किस तरह से ऑन, अपॉन और ऑन टू का यूज होना है, ये बात उदाहरण के माध्यम से इस वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑन के प्रयोग की। के ऊपर या पर के लिए ऑन का प्रयोग कब होता है? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का रखा होना, या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का होना, यानी उसके ऊपर। पेन टेबल पर रखा हुआ है। पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हम अक्सर जानते हैं। वो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। किताब लैपटॉप के ऊपर थी। बुक वॉज ऑन द लैपटॉप। अब देखिए, ऑन का यूज में या को के सेंस में डे और डेट के साथ किस तरह से किया जाता है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझिए। मैं रविवार को गया। आई वेंट ऑन संडे। वो 20 दिसंबर 2012 को आया था। ही हैड कम ऑन 20th December 2012। हम सब सोमवार को आएंगे। कब आएंगे? सोमवार को। वी ऑल विल कम ऑन मंडे। तो इस तरह से हमने ऑन का प्रयोग समझा, एक तो किसी चीज के ऊपर, और दूसरा में या को के सेंस के लिए डे और डेट के साथ में। अब हम देखते हैं अपॉन और ऑन टू के सेंस को। के ऊपर या पर के लिए अपॉन और ऑन टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन तब जब कोई ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में यानी मूवमेंट के साथ में, मूविंग पोजीशन में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। झाड़ू नीचे पड़ा हुआ था, झाड़ू अपने आप हिला मूविंग पोजीशन में, और उसके बाद वो टेबल के ऊपर आ गया। तो अपने आप टेबल पर आ गया यानी अपने आप टेबल के ऊपर आ गया। द ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ। वो हाथी के ऊपर कूदेगा। किस पर कूदेगा? हाथी के ऊपर। तो देखिए, वो नीचे है, अब वो हाथी के ऊपर कूदेगा, तो वो मूवमेंट के साथ में हाथी के ऊपर जाएगा। ही विल जम्प ऑन टू द एलिफेंट। मैं घोड़े के ऊपर कूदा। आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, मूवमेंट के साथ में। टू का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है? जब सेंस हो को का, किसी जगह को। और टूवर्ड्स का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वाक्य में सेंस हो की तरफ का। मैं स्कूल जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? स्कूल। स्कूल को। आई एम गोइंग टू स्कूल। यशी हमारे घर आ रही है। यशी इज कमिंग टू आवर होम। वो हॉस्पिटल जा रहा है। ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल। यहां पर तीनों वाक्यों में हमने टू के प्रयोग को समझा। इसी तरीके से टूवर्ड्स का यूज किस तरह से किया जाता है? देखिए, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं। मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं यानी मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूं। ये जरूरी नहीं कि मैं स्कूल जा रहा हूं। हो सकता है स्कूल के बाद एक घर है जहां पर मेरा एक दोस्त रहता है और मैं उससे मिलने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। यशी हमारे घर की तरफ आ रही है। जरूरी नहीं है कि वो हमारे ही घर आएगी, लेकिन वो हमारे घर की तरफ आ रही है। यशी इज कमिंग टूवर्ड्स आवर होम। वो हॉस्पिटल की ओर जा रहा है। ही इज गोइंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल। अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ, तीनों का एक ही मतलब होता है नीचे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अंडर की।
किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए हुए। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नॉट फुली टच्ड। एग्जाम्पल देखिए, राम बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। राम मेरा सब्जेक्ट है, बिस्तर एक ऑब्जेक्ट है, बेड। बेड के नीचे छिपा हुआ है, लेकिन बेड को पूरी तरह से छूते हुए नहीं छिपा हुआ है, उसके नीचे है। राम इज हिडन अंडर द बेड। मम्मी पेड़ के नीचे बैठी हैं। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री। वो पुल के नीचे था। पुल के नीचे था बिना पुल को पूरी तरह से छुए हुए। ही वॉज अंडर द ब्रिज। और जब किसी के नीचे हो पर छूते हुए, तब बीनीथ और अंडरनीथ का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुली टच्ड। अब आप देखिए एग्जाम्पल, आपका घर मेरे घर के नीचे है। देखिए, मेरा घर और आपका घर दोनों एक दूसरे को छूते हुए, एक के बाद एक, एक के ऊपर एक। आपका घर मेरे घर के नीचे है। योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस, क्योंकि छूते हुए। तो बीनीथ या अंडरनीथ का प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। पत्र मेरे किताब के नीचे है। लेटर इज अंडरनीथ द बुक, या मैं कह सकता हूं लेटर इज बीनीथ द बुक। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और है, मोबाइल तकिए के नीचे है। मोबाइल इज बीनीथ द पिलो, या मैं कह सकता हूं मोबाइल इज अंडरनीथ द पिलो। एक्सेप्ट और बिसाइड्स। देखिए, जब भी किसी वाक्य में के अलावा का प्रयोग हो, जैसे मोबाइल के अलावा, लैपटॉप के अलावा, मेरे अलावा, तुम्हारे अलावा, उसके अलावा, ऐसे सभी वाक्यों में एक्सेप्ट और बिसाइड्स का यूज किया जाता है। पर कहां पर एक्सेप्ट का यूज करना है और कहां पर बिसाइड्स का यूज करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ही इस वीडियो लेक्चर को डेवलप किया गया है। देखिए, एक्सेप्ट का यूज कब किया जाता है? जब के अलावा का सेंस हो को छोड़कर का। और बिसाइड्स का यूज तब किया जाता है जब के अलावा का सेंस हो के अतिरिक्त का। आइए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्ट। आपके सामने एक सेंटेंस है, मेरे पास सैमसंग के अलावा कई कंपनियों के मोबाइल हैं। यहां पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं कि मेरे पास सैमसंग को छोड़कर कई कंपनियों के मोबाइल हैं। यानी आपके पास सैमसंग का मोबाइल नहीं है, आपके पास कई कंपनियों के मोबाइल हैं सैमसंग को छोड़कर। तो आप कहते हैं एक्सेप्ट सैमसंग आई हैव मोबाइल्स ऑफ मेनी कंपनीज। तो देखिए, यहां पर सेंस है को छोड़कर का, इसलिए मैंने यूज किया एक्सेप्ट। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिसाइड्स। एग्जाम्पल बिल्कुल वैसा ही है, सिमिलर टाइप ऑफ। अब देखिए एग्जाम्पल है, मेरे पास सैमसंग के अलावा कई और कंपनियों के भी मोबाइल हैं। यहां पर आप ये कहना चाहते हैं कि सैमसंग तो मेरे पास है ही है, साथ में कई और कंपनियों के भी मोबाइल हैं। तो यहां पर सेंस को छोड़कर का नहीं है, बल्कि के अतिरिक्त का है। आप कहना चाहते हैं मेरे पास सैमसंग के अतिरिक्त कई और कंपनियों के भी मोबाइल हैं। तो आप कहते हैं बिसाइड्स सैमसंग आई हैव मोबाइल्स ऑफ मेनी कंपनीज। मुझे उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए एग्जांपल है, ये दुकान संडे के अलावा सभी दिन खुलती है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि संडे के अलावा, यानी संडे को छोड़कर। तो आप एक्सेप्ट का यूज करेंगे। आप कहते हैं दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। या आप एक्सेप्ट का यूज स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं सेंटेंस के। आप कह सकते हैं एक्सेप्ट संडे दिस शॉप ओपन्स एवरी डे। दूसरा एग्जांपल है, इस पेन के अलावा मेरे पास 2 पेन और हैं। तो यहां पर कहना चाह रहा हूं इस पेन के अलावा, यानी इस पेन के अतिरिक्त, ये पेन तो है ही है, साथ में 2 पेन और हैं। तो यहां पर बिसाइड्स का यूज किया जाएगा। बिसाइड्स दिस पेन आई हैव 2 मोर पेन्स। या आप कह सकते हैं आई हैव 2 मोर पेन्स बिसाइड्स दिस पेन। एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी डांट सकता हूं। यहां पर देखिए, मैं तुम्हारे अलावा यानी तुम्हें छोड़कर किसी को भी डांट सकता हूं, तुम्हें नहीं डांट सकता। तो एक्सेप्ट का यूज करेंगे, आई कैन स्कॉल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू। इसे छोड़कर मुझे कुछ भी दे दो, गिव मी एनीथिंग एक्सेप्ट इट। अमन के अलावा मेरे पास आशीष भी तो है। अमन तो है ही है, आशीष भी तो है। तो यहां पर बिसाइड्स का यूज करूंगा, अमन के अतिरिक्त मेरे पास आशीष भी तो है। बिसाइड्स अमन आई हैव आशीष एज वेल। और एक आखिरी एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे अतिरिक्त मेरे पास है कौन? हु डू आई हैव बिसाइड्स यू। बिटवीन, अमंग और अमंग्स, तीनों का ही मतलब होता है बीच में।
जब किसी वाक्य में बीच में का सेंस आता है तो बिटवीन, अमंग या अमंगस्ट का यूज किया जाता है। लेकिन कहां पर बिटवीन का यूज करना है, कहां पर अमंग का और कहां पर अमंगस्ट का, ये आप समझ जाएंगे। देखिए, बिटवीन दो के बीच, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, अमंग दो से अधिक के बीच, कुल कितने दिया है। अमंगस्ट का यूज आप कब करते हैं, दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में, कुल कितने नहीं दिया है। वो यश और राम के बीच में है। अब देखिए, हमारा सब्जेक्ट है वो किसके बीच में है, यश और राम के बीच में। ये कितने हैं, दो हैं। तो दो के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन। ही इज बिटवीन यश एंड राम। मैंने दो किताबों के बीच में फोन रखा। आई केप्ट द फोन बिटवीन टू बुक्स, क्योंकि यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, दो किताबें। अब देखिए, एग्जाम्पल है, मैं 50 लोगों के बीच में था। यहां पर बताया गया है कि कितने लोगों के बीच में। देखिए, दो से ज्यादा लोग हैं, लेकिन बताया गया है कि कितने हैं, तो मैं यूज करूंगा अमंग। आई वॉज अमंग 50 पीपल। लेकिन जब मैं कहता हूं मैं भीड़ में था, यहां पर यह नहीं पता कितने हैं। ये तो कंफर्म्ड है कि भीड़, दो लोगों से तो भीड़ होती नहीं है, तो दो से अधिक, कई हैं, लेकिन कितने हैं ये बताया नहीं गया। और जब बताया ना गया हो कि कितने हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, अमंगस्ट। मैं भीड़ के बीच में था या मैं भीड़ में था। आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड। इसी तरह से देखिए, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। अमन 4 लोगों के बीच में है। यहां पर बताया गया है कि कितने लोग हैं, इसलिए हम अमंग का यूज करेंगे। अमन इज अमंग 4 पीपल। लेकिन अगले सेंटेंस में देखिए, वो कई लोगों के बीच में था। यहां पर यह नहीं बताया गया कि लोग कितने हैं। हाँ, इतना है कि कई लोग थे। ही वॉज अमंगस्ट मैनी पीपल। ओवर। देखिए, दो तरह के वाक्यों में ओवर का प्रयोग किया जाता है। जब सेंस हो के ऊपर बिना छुए या के ऊपर से बिना छुए। इन दोनों तरह के सेंस वाले वाक्यों को हम उदाहरण के माध्यम से यहां पर देखेंगे। अयांश रस्सी के ऊपर से कूदा, के ऊपर से बिना छुए। अयांश जम्प्ड ओवर द रोप, के ऊपर से। इस बात को आप ध्यान दीजिए। हमारे सिर के ऊपर छत है। देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड। यहां पर आप देखेंगे, सिर के ऊपर छत है। छत आपको छू नहीं रही है, तो ऊपर है लेकिन बिना छुए। एक और उदाहरण देखते हैं। नदी के ऊपर पुल है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। नदी के ऊपर है पुल, लेकिन पुल नदी को छू नहीं रहा है, तो यहां पर हमने ओवर का प्रयोग किया। उसका भाषण मेरे सिर के ऊपर से गया, बिना छुए हुए। ये थोड़ा अतिशयोक्ति है। उसका भाषण मेरे सिर के ऊपर से गया, तो आप कह सकते हैं हिज लेक्चर पास्ड ओवर माई हेड। इसने मुझे छुआ तक नहीं, यानी मैं इसको समझ पाया ही नहीं। अबव एंड बिलो। सबसे पहले देखें, अबव का प्रयोग कब किया जाता है। अबव का मतलब होता है ऊपर। जब किसी वाक्य में ऊपर का सेंस आता है तो अबव का यूज किया जाता है। देखिए, किसके ऊपर। 3 चीजें आपके सामने दी गई हैं। सूची में ऊपर, लिस्ट में ऊपर, या निराकार से ऊपर। निराकार मतलब एब्स्ट्रैक्ट। आपने नाउन वीडियो लेक्चर में एब्स्ट्रैक्ट के बारे में समझा है कि कौन से वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैटेगरी में आते हैं। उनसे ऊपर का अगर सेंस आएगा तो अबव का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। तीसरा, लेवल से ऊपर, किसी स्तर से ऊपर, तब भी अबव का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से देखिए, बिलो मतलब नीचे, सूची में नीचे, निराकार से नीचे या किसी स्तर से नीचे। एग्जाम्पल आपके सामने है। मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है। माई नेम इज अबव हिज नेम। देखिए, यहां पर कहां पर ऊपर है, एक लिस्ट है जिसमें मेरा नाम उसके नाम के ऊपर है, तो किसी सूची में, किसी लिस्ट में मेरा नाम उसके नाम से ऊपर है, इसीलिए हमने अबव का यूज किया। पैसा प्यार से ऊपर है। मनी इज अबव लव। लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये बात आप नाउन चैप्टर में समझ चुके हैं। उसकी आंखें पानी के ऊपर थीं। पानी का एक स्तर है, पानी का एक लेवल है, उसके ऊपर हैं उसकी आंखें। हिज आईज वर अबव वाटर। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखिए, मेरा देश सबसे पहले है।
यानी मेरा देश सभी देशों से सबसे ऊपर है, ये सेंस है यहाँ पर। माई कंट्री इज अबव ऑल। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में 8 से ऊपर है। अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इन रिक्टर स्केल इज अबव 8। 8 क्या है? 8 एक लेवल है, इस लेवल से ऊपर है, तो अबव का यूज किया गया। इसी तरह से हम देखेंगे कि बिलो का यूज कहां किया जाता है। मेरे 10वीं में 70% से नीचे हैं, यानी मेरे जो मार्क्स हैं मैंने 70% से कम स्कोर किया। आई स्कोर्ड बिलो 70% इन 10th। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में 9 से नीचे है। अर्थक्वेक्स मैग्नीट्यूड इन रिक्टर स्केल इज बिलो 9। मेरा नाम राम के नाम के नीचे है। देखिए फिर वही बात, लिस्ट में मेरा नाम राम के नाम के नीचे है, तो नीचे के लिए मैं क्या यूज करता हूं? बिलो। माई नेम इज बिलो राम्स। राम्स कह दिया, यूं तो मैं राम्स नेम कह देता, लेकिन राम्स कह दिया, पता है नाम के बारे में ही बात हो रही है। पैसा प्यार से नीचे है। मनी इज बिलो लव। उसका स्तर तुमसे नीचे है, यानी उसका लेवल तुमसे नीचे है। हिज लेवल इज बिलो योर्स या बिलो योर लेवल। अप और डाउन बहुत ही सिंपल प्रेपोजिशंस हैं, हम सभी अक्सर जानते हैं। अप का मतलब है ऊपर, डाउन का मतलब है नीचे। एग्जाम्पल देखिए, गुब्बारा ऊपर जा रहा है। बलून इज गोइंग अप। गुब्बारा नीचे जा रहा है। बलून इज गोइंग डाउन। कीमतें बढ़ रही हैं। प्राइसेस आर राइजिंग अप, क्योंकि ऊपर की तरफ कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइसेस आर राइजिंग अप। और इसी तरह से कीमतें घट रही हैं, प्राइसेस आर फॉलिंग डाउन। पानी का स्तर नीचे जा रहा है। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, या मैं कह सकता हूं पानी का स्तर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब ऊपर जा रहा है। वाटर लेवल इज राइजिंग अप। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स का मतलब है ऊपर की तरफ या ऊपर की ओर। डाउनवर्ड्स का मतलब है नीचे की तरफ या नीचे की ओर। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैं ऊपर की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग अपवर्ड्स। मैं नीचे की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग डाउनवर्ड्स। पत्थर को ऊपर की ओर फेंको। थ्रो द स्टोन। पत्थर को फेंको किस तरफ? ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स। पत्थर को नीचे की ओर फेंको। थ्रो द स्टोन डाउनवर्ड्स। उसने नीचे की ओर देखा। ही लुक्ड। उसने देखा किस ओर? नीचे की ओर, डाउनवर्ड्स। गुब्बारा ऊपर की ओर गया। बलून वेंट अपवर्ड्स। ऑफ का प्रयोग रिलेशन को दर्शाने के लिए किया जाता है, संबंध को दर्शाने के लिए। अबाउट का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात करें। और अगो का प्रयोग समय पहले के लिए किया जाता है। किस तरह से किया जाना है ये हम उदाहरण के माध्यम से बेहतर समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑफ की। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। वो राम का भाई है। ही इज द ब्रदर ऑफ राम। राम का भाई, उसका संबंध राम से है, इसलिए हमने ऑफ का प्रयोग किया। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ही इज राम्स ब्रदर। राम अपोस्ट्रोफी एस, ब्रदर राम का भाई। अपोस्ट्रोफी एस के बारे में मैंने आपको अपोस्ट्रोफी एस के वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाया था, लेकिन यहां पर चूंकि हम ऑफ के बारे में समझ रहे हैं इसलिए हमने इस सेंटेंस को इस तरह से बनाया, ही इज द ब्रदर ऑफ राम। वो 3 भाइयों की बहन है। शी इज द सिस्टर ऑफ 3 ब्रदर्स। यह कुर्सी उस दुकान की है। दिस चेयर इज ऑफ दैट शॉप। तो बेसिकली का या की का प्रयोग हुआ। भाइयों की बहन, राम का भाई, उस दुकान की, और हमने यहां पर ऑफ का प्रयोग किया। अब देखिए अबाउट के बारे में सेंटेंसेस हैं। वो मेरे बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? मेरे बारे में। ही इज टॉकिंग अबाउट मी। अगर मैं कहता वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा है तो मैं कहता ही इज टॉकिंग अबाउट यू। पापा मेरे बारे में जानते हैं। पापा नोज अबाउट मी। उसके बारे में बात मत करो। डोंट टॉक अबाउट हिम। तो बारे में के लिए अबाउट का प्रयोग। और इसी तरह से अब देखिए अगो का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। मैं 2 साल पहले यहां था। आई वॉज हियर 2 years ago।
पापा 4 दिन पहले आए थे। पापा हैड कम 4 days ago। वो 36 साल पहले अवार्ड जीता। ही won the award 36 years ago। अक्सर हम देखते हैं कि पहले के लिए बिफोर का भी यूज किया जाता है। यूं तो बिफोर का यूज करने से भी सेंटेंस का सेंस सेम लगता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं लगता, लेकिन अगो का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर विकल्प है। आप कह सकते हैं मैं 2 साल पहले यहां था। आई वॉज हियर बिफोर 2 years। पापा 4 दिन पहले आए थे। पापा हैड कम बिफोर 4 days। वो 36 साल पहले अवार्ड जीता। ही won द अवार्ड बिफोर 36 years। लेकिन अगो कहना चूंकि बेहतर विकल्प है, तो मेरा आपको सजेशन है आप अगो का प्रयोग किया करें जब भी इस तरह का सेंस सेंटेंसेस में आए। ये प्रॉपर इंग्लिश है, करेक्ट इंग्लिश है और प्रेफर्ड इंग्लिश है। इनसाइड और आउटसाइड बहुत ही इजी टॉपिक है। इनसाइड कब यूज होता है? किसी बंद आकृति के अंदर, किसी एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर। और आउटसाइड कब यूज होता है? किसी बंद आकृति के बाहर, किसी एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर के जो चारों तरफ से बंद हो उसके बाहर। जैसे मान लीजिए मैं कहूं उसने घर के अंदर देखा, तो घर के अंदर, घर अपने आप में एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, एक बंद आकृति है। तो ही लुक्ड इनसाइड द हाउस। मैं घर के बाहर था। मैं घर जो एक एनक्लोज स्ट्रक्चर है उसके बाहर था। आई वॉज आउटसाइड द हाउस। मैं घर के अंदर था। आई वॉज इनसाइड द हाउस। इसी तरह से देखिए वो बाहर खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड। कंप्यूटर के अंदर क्या है? व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर? कंप्यूटर एक अपने आप में एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कई चीजें हैं। तो मैं पूछता हूं कि कंप्यूटर के अंदर क्या है? व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर? वो स्कूल परिसर के बाहर था। देखिए स्कूल का जो परिसर है उसकी बाउंड्रीज हैं, उसके बाहर अगर कोई है तो आउटसाइड है और अगर अंदर है तो इनसाइड है। तो मैं कहता हूं वो स्कूल परिसर के बाहर है। वो एक लड़की है। शी इज आउटसाइड स्कूल प्रेमाइसेस। विद इन और विदाउट। सबसे पहले हम बात करेंगे विद इन की। समय अवधि के अंदर, यानी एक ड्यूरेशन के अंदर। एग्जाम्पल देखिए, मैं 5 मिनट के अंदर आऊंगा। 5 मिनट एक ड्यूरेशन है, उसके अंदर। आई विल कम विद इन 5 minutes। राम 10 मिनट के अंदर पहुंचेगा। राम विल रीच विद इन 10 minutes। वो 2 दिन के अंदर आ रहा है। ही इज कमिंग विद इन 2 days। इसी तरह से देखिए विदाउट का प्रयोग, जब किसी वाक्य में सेंस आए के बिना, तो विदाउट का प्रयोग किस तरह से किया जाना है? देखिए उदाहरण, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। आई एम नथिंग विदाउट यू। राम मेरे बिना नहीं जाएगा। राम विल नॉट गो विदाउट मी। उसके बिना हम अकेले हैं। वी आर अलोन विदाउट हिम। आफ्टर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जब किसी वाक्य में के बाद का सेंस आए या पीछे पड़ना का सेंस आए। जैसे हम कहते हैं राम के बाद, आफ्टर राम। या हम कहते हैं पापा के पीछे पड़ना, आफ्टर डैड। किसी के भी पीछे पड़ना। अब देखिए एग्जाम्पल्स के तौर पे, ट्रेन समय के बाद पहुंचेगी। समय के बाद। द ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊंगा। आई विल कम आफ्टर यू लीव। आफ्टर यू लीव मतलब जब तुम चले जाओगे उसके बाद। आई विल कम आफ्टर यू लीव। वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला। ही मेट राहुल आफ्टर 10। 10 बजे के बाद को मैंने क्या कहा? आफ्टर 10। और अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जहां पर पीछे पड़ना का सेंस आए। वो उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। ही वॉज आफ्टर दैट गर्ल। पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। द पुलिस इज आफ्टर द थीफ। मैं पापा के पीछे पड़ा हुआ हूं। मान लीजिए मुझे कहीं घूमने जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पापा के पीछे पड़ा हुआ हूं। किस चीज के लिए? पैसे के लिए। मैं पापा के पीछे पड़ा हुआ हूं। आई एम आफ्टर डैड। फॉर मनी, पैसे के लिए। या फॉर मोबाइल, मोबाइल के लिए। फॉर लैपटॉप, लैपटॉप के लिए। मुझे लैपटॉप लेना है, मुझे पैसा चाहिए। आई एम आफ्टर डैड। जब किसी वाक्य में के पहले का सेंस आए या के सामने का सेंस आए, तो वहां पर बिफोर का यूज किस तरह से किया जाना है, इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट के तौर पे, राम से पहले, बिफोर राम। जज के सामने,
बिफोर जज। एग्जाम्पल देखिए, ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। मैं तुम्हारे जाने से पहले आऊंगा। आई विल कम बिफोर यू लीव। तुम्हारे जाने से पहले, वो अपनी मम्मी से पहले निकल गया। ही लेफ्ट, वो निकल गया, बिफोर हिज मॉम, अपनी मम्मी से पहले। यहां पर पहले का सेंस आया। अब देखिए सामने का सेंस, वो मेरे सामने खड़ा था। देखिए, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, तो मेरे सामने खड़ा था। तो सामने के लिए हमने इन फ्रंट ऑफ भी यूज कर लिया, और सामने के लिए हम बिफोर भी कह सकते हैं। वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। ही कांट स्टैंड, वो मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। ही कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, ही कांट स्टैंड बिफोर मी। नेक्स्ट टू एडजेसेंट, बिसाइड और बाय। इन चारों ही प्रेपोजिशंस का प्रयोग हम बगल में के सेंस के लिए किस तरह से सेंटेंसेस में करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एडजेसेंट, ADJACENT, इसमें डी साइलेंट होता है, इसलिए एडजेसेंट नहीं बल्कि एडजेसेंट कहते हैं। देखिए सेंटेंस आपके सामने है। उदाहरण के तौर पे, वो राम के बगल में बैठा है। He is sitting next to Ram. He is sitting adjacent Ram. He is sitting beside Ram. या आप कह सकते हैं He is sitting by Ram. और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पापा अयांश के बगल में बैठे हैं। पापा is sitting next to अयांश। यहां पर next to की जगह adjacent, by या beside का भी प्रयोग किया जा सकता है। रश्मि दिव्या के बगल में बैठी है। रश्मि is sitting adjacent दिव्या। इसी तरह से और एग्जाम्पल्स हैं, मसूद तरुण के बगल में खड़ा है। मसूद इज स्टैंडिंग बाय तरुण। राम मयंक के बगल में बैठा है। राम इज सिटिंग बिसाइड मयंक। अहेड ऑफ का मतलब है आगे, बिहाइंड का मतलब है पीछे, इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने, और बिफोर का मतलब है के सामने। यूं तो बिफोर का एक और मतलब होता है पहले। जब किसी वाक्य में के सामने का सेंस आए या पहले का सेंस आए तो बिफोर का यूज किया जा सकता है, लेकिन के सामने के लिए बिफोर का यूज किस तरह से किया जाए ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए अहेड ऑफ और बिहाइंड। अहेड ऑफ का यूज आगे के लिए और बिहाइंड का यूज पीछे के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अयांश अविरत के आगे बैठा है। अयांश इज सिटिंग अहेड ऑफ अविरत, और अविरत अयांश के पीछे बैठा है। अविरत इज सिटिंग बिहाइंड अयांश। इसी तरह से सामने, फेस टू फेस, जब कोई दो व्यक्ति फेस टू फेस एक दूसरे के सामने बैठे हुए एक दूसरे को देखते हुए, वो राम के सामने खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राम। ही इज स्टैंडिंग बिफोर राम। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का चेहरा एक दूसरे की तरफ है। कंफ्यूजन बिटवीन इन फ्रंट ऑफ एंड अहेड। सोचिए आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके आगे एक आदमी खड़ा है, उसकी पीठ आपकी तरफ है, इसलिए वो आपके आगे है, इसे अहेड कहेंगे, और आप पीछे हैं यानी बिहाइंड। इसी तरह से मान लीजिए जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी पीठ आपकी तरफ नहीं है, बल्कि आप उसको देखते हुए बात कर रहे हैं, वो आपसे फेस टू फेस है। इस स्थिति में, इस पोजीशन में वो आदमी आपके सामने है। सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ, जिसमें कि वो और आप एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये है इन फ्रंट ऑफ और अहेड का बेसिक कॉन्सेप्ट। टीचर बच्चों के सामने बैठे हैं। टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर बच्चों की तरफ मुंह करके बैठे हैं। रश्मि दिव्या के आगे बैठी है। रश्मि की पीठ दिव्या की तरफ है, दिव्या रश्मि के पीछे है। तो यहां पर हम कहेंगे रश्मि इज सिटिंग अहेड ऑफ दिव्या। राइट टू, लेफ्ट टू, इमीडिएट राइट टू और इमीडिएट लेफ्ट टू का कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले बात करेंगे राइट टू के कॉन्सेप्ट की। दाईं ओर, जब किसी वाक्य में आता है दाईं ओर, तो आपको यूज करना है राइट टू, या फिर आप कह सकते हैं टू द राइट ऑफ। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, वो यशी के दाईं ओर बैठा है। ही इज सिटिंग राइट टू यशी, या फिर आप कह सकते हैं ही इज सिटिंग टू द
राइट ऑफ यशी। आपको ध्यान ये देना है कि या तो आप राइट टू कहें या आप कहें टू द राइट ऑफ। ये नहीं कि आप कभी ऑफ हटा दें या टू हटा दें, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फॉर्मेशन का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से बाईं ओर के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, लेफ्ट टू या टू द लेफ्ट ऑफ। एग्जाम्पल आपके सामने है, वो यशी के बाईं ओर बैठा है, ही इज सिटिंग लेफ्ट टू यशी, और यू कैन से ही इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ यशी। अब देखिए, हो सकता है आप एक क्लास में बैठे हैं, 4 स्टूडेंट आपके राइट में बैठे हैं, 3 स्टूडेंट आपके लेफ्ट में बैठे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके राइट में कौन बैठा है, तो आप राइट में तो चारों स्टूडेंट बैठे हैं, तो आप चारों के नाम लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं इमीडिएट राइट टू में कौन है, इमीडिएट राइट कौन है आपके, तो इमीडिएट राइट वो है जो बगल में दाईं ओर है, तब आप वहां पर इमीडिएट राइट टू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए, इमीडिएट राइट टू का मतलब है बगल में दाईं ओर, जो बिल्कुल आपके बगल में बैठा है वही आपके इमीडिएट राइट टू है। एग्जाम्पल देखिए, अयांश अविरत के बगल में दाईं ओर बैठा है, अयांश इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू अविरत। और इसी तरह से बगल में बाईं ओर कौन बैठा है, यूं तो बाईं ओर 4 लोग बैठे हैं या 3 लोग बैठे हैं, लेकिन बिल्कुल बगल में बाईं ओर आपके कौन है, तो वहां पर इमीडिएट लेफ्ट टू का यूज करना होगा। एग्जाम्पल देखिए, अयांश अविरत के बगल में बाईं ओर बैठा है, अयांश इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू अविरत। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल है, हम बच्चों के दाईं ओर हैं, हम बच्चों के दाईं ओर हैं, तो दाईं ओर के लिए टू द राइट ऑफ यूज कर सकते हैं, ये राइट टू। वी आर टू द राइट ऑफ स्टूडेंट्स। रश्मि दिव्या के बगल में दाईं ओर बैठी है, रश्मि इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू दिव्या। इसी तरह से मसूद तरुण के बाईं तरफ बैठा है, मसूद इज सिटिंग लेफ्ट टू तरुण। राम मयंक के दाईं तरफ बैठा है, राम इज सिटिंग राइट टू मयंक। नितिन तरुण के बगल में बाईं ओर बैठा है, बगल में बाईं ओर इमीडिएट लेफ्ट टू, नितिन इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट टू तरुण। वो राम के बाईं ओर बैठी है, शी इज सिटिंग लेफ्ट टू राम, या फिर आप कह सकते हैं शी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ राम। अलोंग, जिसका मतलब है साथ में, विद पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति के साथ या किसी वस्तु के साथ। और अलोंग साइड, जिसका मतलब है किनारे साथ में, फ्रॉम वन एंड टू और टूवर्ड्स अदर एंड ऑफ समथिंग, किसी के किनारे, जैसे किसी सड़क के किनारे। एग्जाम्पल देखिए, क्या आप साथ आओगे, विल यू कम अलोंग, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, व्यक्ति के साथ की बात हो रही है, विल यू कम अलोंग। तुम्हें ये पेन मोबाइल के साथ मिलेगा, यहां पर किसी वस्तु की बात हो रही है, यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल, वस्तु क्या है, मोबाइल है, यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल। इसी तरह से देखिए, एग्जाम्पल है, नदी के साथ साथ एक रोड है, किनारे लगते हुए एक रोड है, देयर इज अ रोड अलोंग द रिवर, या आप कह सकते हैं देयर इज अ रोड अलोंग साइड द रिवर। इसी तरह से देखिए, रोड के किनारे एक ट्रक खड़ा है, अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड, मतलब रोड के साथ साथ किनारे एक ट्रक खड़ा है, अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड। मेरा ऑफिस गली के बगल में है, यानी वो गली है ना, उसके किनारे साथ में लगता हुआ मेरा ऑफिस है, माई ऑफिस इज अलोंग द स्ट्रीट, साथ में लगा हुआ। बियॉन्ड और अक्रॉस। सबसे पहले बात करेंगे बियॉन्ड की। जब किसी वाक्य में के पार या के आगे का सेंस आए तो बियॉन्ड का यूज किया जाता है 2 सिचुएशंस में। एक तो जो दिख न रहा हो उसके पार, और दूसरा जिसे छू या देख नहीं सकते, यानी एब्स्ट्रैक्ट, उसके पार। आइए सेंटेंसेस के माध्यम से हम इस बात को समझें। देखिए, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इस पहाड़ के उस पार एक मंदिर है जो हमें दिख नहीं रहा। देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन। उस नदी के पार क्या है? व्हाट इज बियॉन्ड दैट रिवर? जिंदगी के आगे कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लाइफ। देखिए, जिंदगी के आगे, जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसके आगे यानी उसके पार, इसीलिए हमने यहां पर बियॉन्ड का यूज किया।
इसी तरह से देखिए कुछ सेंटेंसेस और हैं, हमारी सोच के परे भी चीजें हैं। देयर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके पार बोलेंगे तो क्या कहेंगे? बियॉन्ड। इसके पार एक जंगल था। देयर वॉज अ फॉरेस्ट बियॉन्ड इट। प्यार के आगे कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव। तो बियॉन्ड का यूज दो सिचुएशंस में किया गया, एक तो जो दिख ना रहा हो उसके पार, और एक एब्स्ट्रैक्ट के पार, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पार। इसी तरह से देखिए अक्रॉस का यूज। अक्रॉस का मतलब भी होता है के पार, किसी वस्तु या स्थान के पार। यहां पर देखिए वस्तु या स्थान के पार बोला तो वो वस्तु या स्थान हमें दिख रहा है उसके पार। मैं तैर के नदी पार कर सकता हूं। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, क्योंकि नदी हमें दिख रही है उसके पार, अक्रॉस द रिवर। मेरा घर सड़क के उस पार है, सड़क दिख रही है हमें। माई होम इज अक्रॉस द रोड, वो सड़क के पार खड़ा है। ही इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। ड्यूरिंग, जिसका मतलब होता है के दौरान, इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मैं छुट्टियों के दौरान दिल्ली में था। आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशंस। हम ब्रेक के दौरान उससे मिलेंगे। वी विल मीट हिम, हम उससे मिलेंगे ड्यूरिंग द ब्रेक। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। मैंने पढ़ाई के दौरान नौकरी की, मतलब नौकरी तो कर रहा था साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहा था, तो पढ़ाई के दौरान मैंने नौकरी की। आई वर्कड ड्यूरिंग स्टडीज। वो दिल्ली के दौरे के दौरान आए, यानी जब वो दिल्ली में दौरा करने आए थे, विजिट करने आए थे, तो उस दौरान वो आए। ही केम ड्यूरिंग द विजिट ऑफ दिल्ली। ऑपोजिट और अगेंस्ट। सबसे पहले बात करेंगे ऑपोजिट की। किस तरह के वाक्यों में ऑपोजिट का प्रयोग किया जाता है? जब किसी वाक्य में के सामने का सेंस आए, या फिर उल्टा, विपरीत। मेरे घर के सामने, ऑपोजिट माई होम। तुम्हारे घर के सामने, ऑपोजिट योर होम। तुम्हारी दुकान के सामने, ऑपोजिट योर शॉप। इसके विपरीत। देखिए जब हम विपरीत का सेंस किसी वाक्य में देखते हैं तो ऑपोजिट का यूज करते हैं, तो ऑपोजिट के बाद टू या ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ऑपोजिट टू इट या ऑपोजिट ऑफ इट। जैसे मेरी सोच के विपरीत, ऑपोजिट ऑफ माई थिंकिंग। तुम्हारी सोच के विपरीत, ऑपोजिट ऑफ योर थिंकिंग। इसी तरह से देखिए अगेंस्ट का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है? जब किसी वाक्य में विरुद्ध या खिलाफ का सेंस आता है। मेरे खिलाफ, अगेंस्ट मी। मेरे विरुद्ध, अगेंस्ट मी। राहुल के खिलाफ या राहुल के विरुद्ध, अगेंस्ट राहुल। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। मेरा घर उस दुकान के ठीक सामने है। माई होम इज ऑपोजिट दैट शॉप। सामने के लिए हमने ऑपोजिट का यूज किया। वो तुम्हारे सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग ऑपोजिट यू। वो आपके कहे का उल्टा करता है। उल्टा करता है यानी विपरीत करता है। यहां पर हम कह सकते हैं ही डज ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू से। ही डज ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू से। इसी तरह से देखिए उसकी सोच मेरी सोच के विपरीत है। हिज थिंकिंग इज ऑपोजिट माइन, या आप कह सकते हैं ऑपोजिट ऑफ माई थिंकिंग। तुम मेरे ठीक सामने बैठोगे। यू विल सिट ऑपोजिट टू मी। वो पक्का इसका उल्टा ही करेगा। ही मस्ट डू इट्स ऑपोजिट। इसी तरह से अगेंस्ट के यूसेज के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। वो मेरे खिलाफ उसे भड़का रहा है। ही इज प्रोवोकिंग हिम अगेंस्ट मी। क्या तुम मेरे विरोधी हो? आर यू अगेंस्ट मी? क्या तुम मेरे विरोधी हो का मतलब क्या तुम मेरे अगेंस्ट हो? क्या तुम मेरे विरोध में हो? अमन मेरे विरुद्ध नहीं हो सकता। अमन कांट बी अगेंस्ट मी। आउट ऑफ, इसका प्रयोग दो तरह की सिचुएशंस में होता है। देखिए पहला है बाहर निकलना या जगह को छोड़ना, टू गो आउट और टू लीव अ प्लेस। और दूसरा है इतनी संख्या में से, आउट ऑफ सर्टेन नंबर्स। एग्जाम्पल है मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूं। आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम। घर से बाहर, आउट ऑफ माई होम।
वह दिल्ली से बाहर जा चुका है। ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली। दिल्ली से बाहर, आउट ऑफ दिल्ली। तो किसी से बाहर निकल जाना या बाहर चले जाना। राहुल के 100 में से 90 नंबर आए। 100 में से 90। मैंने आपको दूसरा सिचुएशन बताई, आउट ऑफ सर्टेन नंबर। तो 100 में से 90। राहुल स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100। इसी तरह के एग्जाम्पल और देखिए, यहां से बाहर निकलो, गेट आउट ऑफ हियर। वहां 8 में से केवल एक ही विद्यार्थी है। 8 में से केवल एक। देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट आउट ऑफ 8। 10 में से 3 के पास मोबाइल थे। 3 आउट ऑफ 10 हैड मोबाइल्स। THROUGH, थ्रू। जब किसी वाक्य में से दो तरह की सिचुएशंस, किसी चीज के आर पार देखना या किसी चीज से गुजरना, इन दोनों सिचुएशंस में थ्रू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं खिड़की से तुम्हें देख सकता हूं। यहां पर आप खिड़की से आर पार देखने की बात कर रहे हैं। मैं खिड़की से तुम्हें देख सकता हूं। खिड़की से यानी खिड़की के द्वारा तुम्हें देख सकता हूं। आई कैन सी थ्रू द विंडो। आई कैन सी थ्रू द विंडो। उसने मुझे इस छेद से देखा। देखिए, आर पार देखा। ही सॉ मी थ्रू दिस होल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं एक गली से गुजर रहा था। तो गुजरना, मैंने आपको बताया किसी के आर पार गुजरना। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट। तो किसी चीज के आर पार देखना या किसी चीज से गुजरना, दोनों केसेस में आप थ्रू का यूज करते हैं। हम सुरंग से गए। वी वेंट थ्रू एन अंडरपास। अमन खिड़की से झांक रहा है। अमन इज पीपिंग थ्रू द विंडो। झांकने को पीप कहते हैं, PEEP। पानी इस पाइप से गुजरा। वाटर पास्ड थ्रू दिस पाइप। थ्रू आउट और अराउंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, थ्रू आउट का मतलब लिखा है सारा या पूरा, और अराउंड का मतलब लिखा है चारों ओर या आसपास। क्योंकि जहां पर भी सारा या पूरा का सेंस आएगा वहां पर थ्रू आउट का प्रयोग, और जहां पर चारों ओर या आसपास का सेंस आएगा वहां पर अराउंड का यूज किया जाना चाहिए। हमने सारी रात काम किया। वी वर्कड थ्रू आउट द नाइट। सारी रात। मैं मम्मी पापा को जिंदगी भर प्यार करूंगा। आई विल लव माई मॉम डैड थ्रू आउट द लाइफ। जिंदगी भर मतलब सारी जिंदगी। इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चारों ओर। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उसके चारों तरफ लोग हैं। देर आर पीपल अराउंड हिम। चारों तरफ मतलब उसके चारों ओर। इसी तरह का एग्जाम्पल है, मम्मी आसपास नहीं दिख रही हैं। मॉम इज नॉट बीइंग सीन अराउंड। तुम आसपास ही रहना, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। यू स्टिक अराउंड। आसपास ही रहने के लिए आप कहते हैं स्टिक अराउंड। यू स्टिक अराउंड, आई मे नीड यू। अप टू, टिल और अनटिल। सबसे पहले बात करेंगे अप टू की। जब किसी वाक्य में तक का सेंस आए, 3 अलग अलग तरीके की सिचुएशंस में अप टू का यूज किया जाता है। विद डिस्टेंस, प्लेसेस एंड टाइम। दूरी के साथ, जगहों के साथ या समय के साथ। दूसरा है चॉइस या पसंद, और तीसरा है फिट फॉर, उपयुक्त। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ा। 5 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक। यहां पर दूरी की बात की, दूरी तक। आई रैन अप टू 5 किलोमीटर। वो देहरादून तक गया। देहरादून एक जगह है, जगह तक। वो देहरादून तक गया। ही वेंट अप टू देहरादून। उसने 3 बजे तक टीवी देखी। ही वॉच्ड टेलीविजन अप टू 3 o'clock। अगर सुबह के 3 बजे तो 3 AM, और शाम के 3 बजे तो 3 PM। इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल है, मैं 2009 तक वहां था। आई वॉज देयर अप टू 2009। मैं जनवरी तक वहां था। आई वॉज देयर अप टू जनवरी। मैं सोमवार तक यहां हूं। आई एम हियर अप टू मंडे। इन तीनों ही वाक्यों में समय की बात हुई। 2009, जनवरी और मंडे। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जो चॉइस हमने आपसे बताया कि चॉइस के लिए भी अप टू का यूज किस तरह से किया जाता है। देखिए सेंटेंस किस तरह के होते हैं, ये आप पर निर्भर है कि आप जाएं या नहीं। यानी आपको चॉइस दी गई है
कि आप जाएं या नहीं। इट्स अप टू यू वेदर यू गो और नॉट। ये सब आप पर है, आप देख लीजिए। इट्स ऑल अप टू यू। ये सब किस पे है? आप पे है। आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, ये आपकी चॉइस है। ये सब आप पर है। इट्स ऑल अप टू यू। इसी तरह से देखिए कुछ और सेंटेंसेस। वो इस जॉब के लायक नहीं है। यहां पर हम बात कर रहे हैं फिट फॉर, उपयुक्तता की। वो इस जॉब के लायक नहीं है। ही इज नॉट अप टू दिस जॉब। उसका प्रदर्शन आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं है, यानी आप जैसी उम्मीद उससे लगा रहे थे उस हिसाब से उतना फिट नहीं है उसका परफॉर्मेंस। हिज परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। इसी तरह से टिल और अनटिल का प्रयोग समय के साथ तक वाले वाक्यों में किया जाता है। जब समय के साथ तक का सेंस आता है तो टिल और अनटिल का यूज भी किया जा सकता है। देखिए किस तरह से। मैं 2009 तक वहां था। आई वॉज देयर अंटिल 2009। आप अंटिल या टिल दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आई वॉज देयर अंटिल 2009, आई वॉज देयर टिल 2009। मैं जनवरी तक वहां था। आई वॉज देयर टिल जनवरी। मैं सोमवार तक यहां हूं। आई एम हियर टिल मंडे। मैं 2013 तक दिल्ली रहा। आई लिव्ड इन दिल्ली टिल 2013। समय की बात हुई, टिल 2013। वो 5 बजे तक घर पर था। ही वॉज एट होम टिल 5। आप 5 कहें या 5 o'clock भी कह सकते हैं। सुबह के 5 बजे तक तो 5 AM, शाम के 5 बजे तक तो 5 PM। उसने 3 बजे तक टीवी देखी। ही वॉच टेलीविजन टिल 3 PM। VIA जिसे 2 तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, विया या वाया। किस तरह के वाक्यों में वाया का प्रयोग किया जाता है? जब सेंस हो से या के रास्ते। सेंस के हिसाब से आप देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। ट्रेन कानपुर के रास्ते दिल्ली जाएगी। किसी जगह के रास्ते या किसी जगह से होते हुए। ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर। वो बिजनौर के रास्ते गया। ही ट्रेवल्ड वाया बिजनौर। मैंने फोटो ब्लूटूथ से भेजी। आई सेंट पिक्चर्स वाया ब्लूटूथ। बस कोटद्वार से होते हुए आती है। बस कम्स वाया कोटद्वार। मैं दुबई के रास्ते मॉरिशस गया। आई वेंट टू मॉरिशस वाया दुबई। उसे ब्लूटूथ से भेज दो। सेंड इट वाया ब्लूटूथ या सेंड दैट वाया ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के रास्ते भेज दो। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने सभी प्रेपोजिशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है। एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर आएंगे, मैं उन पे वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा और आपको डिटेल में इनके बारे में समझाऊंगा। फिलहाल देखिए जो सेंटेंसेस शुरुआत में मैंने आपको दिए थे वो सेंटेंसेस एक बार फिर से आपके सामने हैं और इस बार जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन येलो कलर में है और जो गलत ऑप्शंस हैं वो व्हाइट कलर में है। पहले सेंटेंस में पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। मोबाइल को बेड से उठा लो। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखा है तो आप ये समझ गए होंगे कि यहां पर ऑफ का यूज क्यों किया जाएगा। दूसरे सेंटेंस में ही इज स्टैंडिंग अमंगस्ट द क्राउड। तीसरे सेंटेंस में तीनों प्रेपोजिशन फिट हो सकते हैं, सिचुएशन अलग अलग होंगी। आई जम्प्ड ऑन द एलिफेंट। मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं, टेरेस पे खड़े हैं और नीचे रोड में एलिफेंट चल रहा है और अगर आप उसके ऊपर जंप करते हैं तो चूंकि आप ऊपर से उसके ऊपर जंप कर रहे हैं तो ऐसे केस में आप ऑन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि एलिफेंट खड़ा है और जैसा कि आप हाई जंप में करते हैं कि रस्सी के ऊपर से कूदते हैं बिना रस्सी को छुए हुए, और अगर आप एलिफेंट के ऊपर से कूद जाते हैं बिना एलिफेंट को छुए हुए तो ओवर का आप वहां पर यूज कर सकते हैं। आई जम्प्ड ओवर द एलिफेंट। इसी तरह से मान लीजिए कि आप एलिफेंट के सामने खड़े हैं। एलिफेंट की हाइट तो ऊंची होती है, अंडरस्टूड है कि वो आपसे ऊपर है। ऐसे केस में अगर आप उसके ऊपर जंप करते हैं तो वहां पर ऑन टू का यूज आप करेंगे। आई जम्प्ड ऑन टू द एलिफेंट। सेंटेंस नंबर 4, यहां पर तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। मान लीजिए आपको कहना है कि संडे को ये दुकान खुलती है तो आप कहते हैं दिस शॉप ओपन्स ऑन संडेज। अगर आपको ये कहना है कि संडे के अलावा ये दुकान खुलती है यानी और दिनों में खुलती है तो आप कहते हैं दिस शॉप ओपन्स
एक्सेप्ट संडेज। और मान लीजिए आपको ये कहना है कि संडे को भी खुलती है और दिनों में भी खुलती है, तो आप कहते हैं दिस शॉप ओपन्स बिसाइड्स संडेज। सेंटेंस नंबर 5, आई विल कम होम एट होली। सेंटेंस नंबर 6, देयर इज अ रोड alongside द रिवर या adjacent द रिवर। रिवर के किनारे साथ में या रिवर के बगल में, दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। आप बोलना क्या चाहते हैं इस बात पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, लव इज अबव द मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज हाउस इज बीनीथ माई हाउस। उसका घर मेरे घर के नीचे है, नीचे छूते हुए, दोनों सरफेस एक दूसरे को टच हैं पूरी तरह से। ऐसे केस में आप बीनीथ का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द लेटर इज बीनीथ द पिलो या अंडरनीथ द पिलो। ये बात मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताई, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ के कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर इज अ रिवर बियॉन्ड द माउंटेन। बियॉन्ड और अक्रॉस के कॉन्सेप्ट में आपको मैंने ये बताया कि बियॉन्ड और अक्रॉस दोनों का यूज के पार के लिए किया जाता है, लेकिन बियॉन्ड का यूज तब किया जाता है जब आप किसी चीज को देख नहीं सकते उसके पार। नेक्स्ट सेंटेंस, ही लिव्स एट दिलशाद गार्डन इन दिल्ली। ये बात एट और इन के रिलेशनशिप में मैं कवर कर चुका हूं इस वीडियो लेक्चर में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से नहीं देखा है तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर जब मैं एक्सटेंसिव कॉन्सेप्ट्स को, एडवांस लेवल पे कॉन्सेप्ट्स को लेके आऊंगा तो आपको दिक्कत होगी। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर एंड गुड बाय।